नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि कल हमने सीटेट और अन्य रीट और सेकंड ग्रेड की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सीरीज चालू की है, उसके अंतर्गत आज हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं और वो है आपकी नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कि कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। वैसे हमने इसको फोकस करा है सबसे ज़्यादा सीटेट पर, क्योंकि अभी वह एग्जाम आने ही वाला है, इसलिए सीटेट के लिए ये बहुत उपयोगी है और पर्टिकुलरली कोहलबर्ग के सिद्धांत को उन्होंने सिलेबस में डाला हुआ है ना। तो उसी के एमसीक्यूज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम नंबर 1 क्वेश्चन। बालक के नैतिक विकास हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमान निर्धारित किया है? ठीक है ना, बालक के नैतिक विकास के विकास हेतु किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिमान निर्धारित किया है? तो आपका ए ऑप्शन है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन सी है रोस और डी है आपका किलपैट्रिक, है ना। तो देखिए, नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वह कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कोहलबर्ग, बी, है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट होगा आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने नैतिक स्तर प्रतिमान दिए हैं? सेकंड क्वेश्चन में जो कोहलबर्ग ने नैतिक स्तर दिए हैं अपने सिद्धांत के अंतर्गत, वह कितने हैं? ए में है आपका 1, बी में 2, सी में 3 और डी में है आपका 6, है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा जो आंसर है वह सी होगा, यानी कि 3 नैतिक स्तर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नैतिक विकास तथा सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल व्यवहार में किस स्तर में दिखाई देता है ना। यानी कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वह और मानसिक मान्यताओं के अनुकूलन यानी कि समायोजन में जो व्यवहार दिखाई देता है वह किस स्तर के अकॉर्डिंग आएगा, है ना। तो देखिए, पहला स्तर है आपका पूर्व नैतिक स्तर, दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, तीसरा है आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर और आपका चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। देखिए, 3 जो है उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं, है ना, 3 स्तर बताए हैं। ये हम पहले ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले देख लिया था, है ना। तो पहली अवस्था जो है वह है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी है परंपरागत नैतिक अवस्था और तीसरी है आपकी आत्म अंगीकृत यानी पश्च नैतिक अवस्था। अब इन तीनों ही अवस्थाओं के अंतर्गत हमको ये देखना है कि नैतिक विकास और सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल जो हम व्यवहार करते हैं वह किस स्तर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा आपका बी, यानी कि परंपरागत नैतिक स्तर के अंतर्गत हम नैतिक विकास और सामाजिक मान्यताओं के अनुकूलन के साथ व्यवहार करना सीख जाते हैं, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नैतिकता का पूर्ण अभाव किस अवस्था में होता है? यानी कि कोहलबर्ग ने जो हमें 3 नैतिक स्तर बताए हैं या 3 नैतिक अवस्थाएं बताई हैं विकास की, उसके अंतर्गत वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिकता का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है ना। तो ये हमको देखना है। देखिए, ऑप्शन ए में है पूर्व नैतिक अवस्था, ऑप्शन बी में है स्व केंद्रित अवस्था, ऑप्शन सी परंपरागत नैतिक अवस्था और ऑप्शन डी है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। इन तीनों ही अवस्थाओं में से वह अवस्था कौन सी है जिसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है ना। तो यहाँ पर जो है पूर्ण अभाव पाया जाता है, वह जो अवस्था है वह है आपकी नंबर 1, यानी कि ए ऑप्शन सही है, पूर्व नैतिक अवस्था, है ना। यह जो अवस्था होती है वह अवस्था जो है बालक की प्रारंभिक अवस्था होती है और वह इस प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत, है ना, नैतिकता को नहीं जान पाता है, इसलिए उसमें नैतिकता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5th क्वेश्चन क्या कहता है? चरित्र निर्माण की प्रक्रिया, है ना, किस अवस्था में प्रारंभ हो जाती है ना। बालक के नैतिक विकास के अंतर्गत, है ना, कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है? ऑप्शन ए देखिए
पूर्व नैतिक अवस्था, बी देखिए स्व केंद्रित अवस्था, सी में है परंपरागत धारण अवस्था और डी में है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। आपको यहाँ पर ये बताना है कि बालक का नैतिक विकास जो है किस स्तर में जो है किस अवस्था में या स्तर में निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर होगा आपका सी, यानी परंपरागत धारण अवस्था में। परंपरागत धारण अवस्था में क्या होता है कि बालक के चरित्र निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, बालक में आत्मचेतना का प्रादुर्भाव किस अवस्था में होता है? आत्मचेतना का प्रादुर्भाव किस अवस्था में होता है? यानी कि बालक जो है अपनी चेतना का जो है प्रारंभ या उसका उद्भव कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, किस अवस्था से प्रारंभ होता है, उसको देखेंगे। पहला है आपका पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरा स्व केंद्रित अवस्था, तीसरा परंपरा धारण अवस्था और लास्ट है आपका आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कोहलबर्ग के आत्मचेतना का प्रादुर्भाव, यानी आत्मचेतना की भावनाएं कब उत्पन्न हो जाती है, यानी कि बच्चा स्वयं के बारे में सोचना कब प्रारंभ कर देता है, तो वह होती है स्व केंद्रित अवस्था। जब बालक स्व पर केंद्र यानी कि खुद पर ही केंद्रित हो जाता है, खुद के बारे में ही सोचने विचारने और चिंतन की क्षमता आ जाती है, तब बच्चा आत्मचेतना का विकास करने लगता है। ठीक है, इसमें है क्वेश्चन में क्वेश्चन 6 में जो है आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 7th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था है ना? कितनी अवस्था बताई गई है? 3 अवस्थाएं बताई गई है कोहलबर्ग के द्वारा, और अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि कौन सी इसमें से है, यानी कि 3 जो है वह अवस्थाएं नहीं है और एक कोई सा अपना राइट है। पहला है आपका परंपरागत नैतिकता, दूसरा है संवेदीय प्रेरक नैतिकता, चिंतनशील नैतिकता और इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना? तो अब देखो इसमें से संवेदी पेशीय अवस्था या प्रेरक नैतिकता जो है ना, वो तो किसकी है? जीन पियाजे की है। इसका मतलब ये भी हो गया है ना। चिंतनशील नैतिकता इसमें नहीं है ना, और इसमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपका जो आंसर आएगा वह है परंपरागत नैतिकता, यानी कि कोहलबर्ग के द्वारा दूसरे नंबर की जो नैतिकता बताई गई है वह है परंपरागत नैतिकता। ठीक है, तो इसमें आंसर आपका हो गया 7 में ए आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन। 8वां क्या कहता है, कोहलबर्ग के नैतिकता विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? अब हम कह रहे हैं कि कोहलबर्ग ने जो है कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 3 अवस्थाएं बताई हैं, है ना। और अब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको 5वीं अवस्था कौन सी है। देखो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि कोहलबर्ग ने जो 3 अवस्थाएं बताई हैं उन प्रत्येक की, है ना, यानी कि जो एक अवस्था पहली अवस्था है उसके 2 भाग किए हैं, दूसरी अवस्थाओं के भी 2 भाग किए हैं और तीसरी अवस्था के भी 2 भाग किए हैं। इस प्रकार कोहलबर्ग ने 3 अवस्थाओं की जो है 6 स्तर बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो देखो जो आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था है पहली वाली, उसको उन्होंने 2 भागों में बांटा है ना, और वह है दंड और आज्ञा पालन की अवस्था, है ना। तो यहाँ पर जो ये जो स्थिति है ये किस में आएगी? पूर्व परंपरागत अवस्था में। इसी तरीके से हमको यहाँ पे देखना है कि 5वीं अवस्था या स्तर कौन सा बताया गया है। देखते हैं, पहले देखिए आज्ञाकारिता एवं दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता होगा यहाँ पर, सॉरी, व्यक्तिकता एवं विनिमय। तीसरा है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार, और चौथा है आपका सामाजिक क्रम को लागू करना, है ना। ये 3 अवस्थाएं हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए जो ये आज्ञाकारिता और दंड है यह तो पहली अवस्था आ जाती है ना, और ये जो है सेकंड या थर्ड अवस्था आ जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा, है ना। 8वें में कौन सा होगा? सी सही होगा, यानी कि सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार जो है
वह कौन सी अवस्था के अंतर्गत आता है? पांचवी अवस्था के अंतर्गत, है ना। और कौन से स्तर के अंतर्गत आता है? जो तीसरा स्तर दिया है कोहलबर्ग ने, वो दिया है पश्च परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर। इसकी पहली अवस्था कौन सी मानी जाती है? सामाजिक अनुबंधन एवं व्यक्तिगत अधिकार की अवस्था मानी जाती है। इसलिए हमने यहाँ पर आपको दिया है कि पांचवी अवस्था कौन सी है। कंफ्यूज नहीं होना है, 3 अवस्थाएं दी है, प्रत्येक अवस्था को 2 भागों में बांटा है, इस प्रकार 6 अवस्थाएं हो जाती है और उसमें से हमने आपको पूछा है पांचवी अवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? है ना, 3 स्तर है, 3 में से कौन सा ऐसा है जो नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं आता है? परंपरागत स्तर है, पूर्व नैतिक स्तर है और आत्म अंगीकृत नैतिक स्तर भी है। इसका मतलब ऑप्शन आपका सी है, क्रियात्मक स्तर नहीं है। और वही पूछा है और आपको यहाँ पर ध्यान भी रखना है कि एग्जाम में जो है कितनी बार हमें ऐसे ही जो है कंफ्यूज कर दिया जाता है और हम कितनी बार जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तब है और नहीं का ध्यान नहीं रखते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर नहीं का भी ध्यान रखना है। कौन सी अवस्था नहीं है? आपकी क्रियात्मक स्तर नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, नैतिक या चारित्रिक विकास की परम अवस्था कौन सी है? नैतिक या चरम अवस्था कौन सी है ना। तो कौन सी अवस्था के अंतर्गत नैतिक और चारित्रिक विकास जो है बालक का उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, ये बात पूछ रहे हैं। परंपरा धारण अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था और स्वकेंद्रित अवस्था। इन चारों में से जो है आपका आंसर होगा सी। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था के अंतर्गत बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास चरम सीमा पर होता है, ये बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा है? राइट, सी। नेक्स्ट देखिए, यही हम बार बार बता रहे हैं, स्वकेंद्रित अवस्था। तो स्वकेंद्रित अवस्था होती है यानी कि बालक जो है स्वयं में ही रहता है, वो कौन सी अवस्था है ये बताना है। तो आपका देखिए ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष, 3 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से ऊपर। इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका राइट है वह ऑप्शन है बी, यानी कि 3 से 7 वर्ष का जो बालक होता है वह स्वकेंद्रित अवस्था के अंतर्गत आता है और यह जो है पूर्व परंपरागत अवस्था के अंतर्गत भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग होगा यहाँ पर, है ना। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित होता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जो कोहलबर्ग द्वारा बताई गई है जिसमें व्यक्ति अपना स्वयं का निर्णय दूसरों के अनुमोदन से, पारिवारिक आकांक्षाओं से और पारंपरिक मूल्य एवं समाज के नियमों के आधार पर जो है वह निर्णय लेता है ना। तो इसमें जो है देखिए कौन सी अवस्था होगी? पूर्व परंपरागत अवस्था, सेकंड ऑप्शन में है आपके पारंपरिक अवस्था, थर्ड ऑप्शन में है पश्च पारंपरिक अवस्था और उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, 3 ही अवस्था बताई है और तीनों ही अवस्थाओं में देखिए आपका ऑप्शन होगा बी, यानी पारंपरिक अवस्था। पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत है ना क्या करता है व्यक्ति? अपने निर्णय जो है दूसरों के अनुमोदन पर यानी दूसरों के कहने पर या दूसरों के समझाने पर, पारिवारिक आकांक्षाओं पर, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों के आधार पर निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 13वां क्वेश्चन है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ना, को कहा जाता है। क्या क्या है देखिए, ऑप्शन ए है आपका सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन बी है नैतिक तर्कणा, ऑप्शन सी है आपका नैतिक दुविधा और ऑप्शन डी है आपका नैतिक यथार्थ।
ठीक है, यानी कि क्या क्वेश्चन क्या है, सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के बीच में जिस प्रकार का हम चिंतन करते हैं, है ना, वह चिंतन क्या कहलाता है, ये कह रहे हैं। जो वो चिंतन करने की जो आपकी प्रक्रिया है वह क्या कहलाती है, सही और गलत का निर्णय यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो वह जो चिंतन है वह कहलाता है नैतिक तर्कणा। अब देखिए कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में, है ना, एक तो नैतिक तर्कणा और एक नैतिक दुविधा, इन दोनों को दिया है ना। तो नैतिक तर्कणा तो हमें समझ में आ गई कि सही और गलत के बारे में निर्णय लेने की जो चिंतन प्रक्रिया है उसको हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। और नैतिक दुविधा यानी कि क्या है कि जब हम सही और गलत के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, है ना, कि क्या सही है और क्या गलत है, जब आप इस पर नहीं पहुंच पाते हो तब वह होती है आपकी नैतिक दुविधा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने दिया है उसका आंसर आपको बी करना है, यानी कि नैतिक तर्कणा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक के, है ना। अब यहाँ पर जो है कितने साल के बच्चे होंगे, 1 से 5 तक जो है कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे होंगे, यानी कि 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे होंगे, है ना, यही बच्चे आएंगे इसमें। अब देखो ये इस आयु के जो बच्चे हैं वह जो है किन चरणों का अनुसरण करेंगे, ठीक है ना। कौन कौन से चरण है देखिए, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, वैयक्तिकता और विनियमन, अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है ना। मैंने कहा है आपको कि कोहलबर्ग ने 3 जो है स्तर दिए हैं, नैतिक स्तर दिए हैं, और उन 3 नैतिक स्तर में से प्रत्येक स्तर को 2 भागों में बांटा है, और इस प्रकार से हमने 6 जो है स्तर बताए हैं कोहलबर्ग के द्वारा, 6 स्तर बताए गए। उन्हीं स्तरों में से जो है छोटे बच्चे यानी कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले, इट मीन्स आप ये देख लीजिए 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चे जो है किसका अनुसरण करेंगे, किस स्तर का अनुसरण करेंगे ये बताना है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन देखिए ए और बी, सेकंड ऑप्शन है बी और सी, थर्ड ऑप्शन है ए और डी, और फोर्थ ऑप्शन है सी और डी, है ना। तो हमको अब इसमें से देखना है। देखिए सबसे पहला जो है आपका ये आ जाएगा, सबसे पहला तो आपका ये आ जाएगा आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ये आपका आएगा बच्चों के साथ, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के साथ, क्योंकि वो जो बच्चे होंगे उनमें देखिए नैतिकता का अभाव पाया जाएगा, है ना। तो वो कहीं ना कहीं आज्ञा पालन और दंड का क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे, नंबर 1। फिर दूसरा है आपका वैयक्तिक और नैतिकता का विनिमयन। ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध नहीं है, और सामाजिक अनुबंध तो है तीसरी अवस्था में आ जाते हैं, और उसमें जो है बालक बहुत बड़ा वयस्क किशोरावस्था के अंतर्गत आ जाता है ना। तो इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ए और बी। और ए और बी कौन से है ऑप्शन में, एक पहले नंबर के ऑप्शन में है, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कणा आधारित होती है। नैतिक तर्कणा अभी जस्ट हमने देखा है पहले क्वेश्चन कि क्या कहती है, नैतिक तर्कणा कहती है कि गलत और सही में से, है ना, सही और गलत में से निर्णय का चुनाव करना, यानी कि दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है उसका एक का चयन करना नैतिक तर्कणा कहलाती है, ठीक है। तो किस पर आज बच्चे की नैतिक तर्कणा, 9 वर्ष का बच्चा यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं, है ना। नैतिक तर्कणा की बात कर रहे हैं। कोई कार्य सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है ना। सही कार्य का सही होना इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। नियमों का पालन करने के बाद में कुछ लाभ मिलना चाहिए। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए
जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार से प्रभावित करता है। यानी कि एक 9 साल का बच्चा है ना, उसकी जो नैतिक तर्कणा है यानी कि सही गलत का निर्णय लेने की जो उसकी युक्तियां हैं वह किस पर आधारित होगी, हमें इसको देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है ये कि किसी कार्य के भौतिक परिणाम जो उसको परिणाम प्राप्त होते हैं वह किस अच्छाई और बुराई पर जो है निर्धारित होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, है ना। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, है ना, जो बाल विकास का जो क्षेत्र लिया है ना, वह कौन सा है ये देखना है हमें। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, शारीरिक क्षेत्र है, नैतिक क्षेत्र है या गामक क्षेत्र है। इस स्लाइड का सबसे सरल क्वेश्चन माना जा सकता है क्योंकि उनका जो सिद्धांत है वह नैतिकता पर आधारित माना जाता है, इसलिए आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है ना। नैतिक विकास का पहला चरण कौन सा है? पूर्व परंपरागत नैतिकता, पश्चिम परंपरागत नैतिकता या परंपरागत नैतिकता और उपयुक्त सभी, है ना। अब तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ ही गया होगा। पूर्व परंपरागत नैतिकता, है ना। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर जो है आपका सबसे पहला आंसर ही आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। एक मिनट, इस क्वेश्चन में देखिए 16वें में सी है, सही है, 17वें में ए है, बिल्कुल, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ गए हैं अब, और ये आज की जो आपकी क्लासेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको एक बार इस क्लास को जरूर देखना है और सारे क्वेश्चन एक बार देखिएगा प्लीज, जरूर काम आएंगे आप लोगों के। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्न में से किसे माना जा सकता है? यानी कि कोहलबर्ग ने किस में अपना योगदान दिया है, इसको देखना है। क्या कहते हैं, मतलब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, उनके अनुसार, है ना, यानी कोहलबर्ग के अनुसार बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। दूसरा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। सी ऑप्शन है, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। डी है ऑप्शन, यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वह ये होगा, है ना। तो कोहलबर्ग का जो योगदान है ना, वह किस रूप में देखा जा सकता है, किससे माना जा सकता है कि नैतिक तर्क और उसकी कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। यानी कि बालक जो नैतिक विकास कर रहा है उसका और कार्यवाही के बीच में, है ना, स्पष्ट संबंध को स्थापित करता है। ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित रहती है वह कहलाता है। ठीक है, वह कौन सा स्तर है जिसमें बालक की नैतिकता, यानी कि बालक जो है क्या करेगा कि कुछ भी कार्य करने से पहले सोचेगा, है ना, वह नैतिकता उसको नहीं आती, यहाँ पर नैतिकता का अभाव है। वह तो सिर्फ यह सोचेगा कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उससे मुझे दंड मिलेगा या नहीं, है ना, वो दंड से डर रहा है ना, तो दंड के भय से नियंत्रित रहती है। यानी कि अगर किसी कार्य में उसको दंड मिल रहा है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। ऐसी जो अवस्था है वह अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन ए देखिए, पूर्व नैतिक अवस्था, ऑप्शन बी परंपरागत नैतिक अवस्था, ऑप्शन सी आत्म अंगीकृत नैतिक अवस्था, और इनमें से कोई नहीं। ये तो ऑप्शन कट गया, वैसे ही इन तीनों में से बताना है आपको कि कौन सी अवस्था होगी। तो पूर्व नैतिक अवस्था, इस अवस्था में बालक पूर्ण रूप से अनैतिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार, पूर्व परंपरागत यानी पहली अवस्था स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा, है ना। व्यक्ति क्या करेगा, नैतिक निर्णय लेते समय व्यक्ति किस तरफ प्रवृत्त होगा, यानी किस तरफ जाएगा। देखिए, व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं,
सेकंड व्यक्तिगत मूल्य, थर्ड पारिवारिक अपेक्षाएं, और चौथा है अंतर्निहित संभावित दंड, है ना। पूर्व नैतिक परंपरा स्तर की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं पहली जो आपकी अवस्था है उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा डी, यानी अंतर्निहित संभावित दंड। जब बच्चा निर्णय लेगा तो दंड के बारे में जरूर सोचेगा। ठीक है, तो आज की हमारी यह क्लास थी जो कि सेकंड क्लास है और कोहलबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको ये देखना है।